नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में प्रयोग या संरचना के आधार पर पहले के वीडियो में हमने क्रम के आधार पर क्रियाएं पढ़ी थी और आज हम संरचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के भेद है उनको हम देखेंगे। और साथियों, इनमें से जो क्रियाएं आती है वो अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और तो हम पहले जो पहली क्रिया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया ये क्रिया यानी कि जो करने वाला होता कर्ता वो प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है और कार्य कोई दूसरा करता है, यानी कि वो स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे पे कार्य करवाता है। वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो देखिए इसकी व्याख्या परिभाषा लिखेंगे। वह क्रिया जिससे कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से संपन्न करवाता है, तो वह क्रिया उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो साथियों, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं नहीं करके किसी दूसरे से करवाता है वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो जिसमें इसके पहचान जो चिन्ह है, इसमें क्रिया के अंत में वाया, वाते, वाता, वाय आदि शब्द यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान है। इस क्रिया के अंत में वाया शब्द जुड़ा होता है या वाते शब्द या वाता शब्द या वाय शब्द, इस प्रकार से शब्द जुड़े होते हैं, तो वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब देखते हैं, इसके उदाहरण देखेंगे। अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, तो ये वाया आ गया। तो इसमें जो पढ़ना क्रिया है, यहां पर पढ़वाया क्रिया है, वो प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि अध्यापक स्वयं पाठ को नहीं पढ़ करके छात्र से पाठ को पढ़वा रहा है, यानी कि जो काम है, पढ़ने का काम है, वो दूसरा कर रहा है। जो अध्यापक ने नहीं करके उससे किससे करवा रहा है? छात्र से उस कार्य को वो करवा रहा है। जैसे देखेंगे हम आप आगे, गीता ने सोहन से पत्र लिखवाया। यहां पर ये लिखवाया क्रिया है, ये क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे से कार्य
करवा रहा है। जो पत्र लिख रहा है वो पत्र कौन लिख रहा है? सोहन लिख रहा है। और कर्ता कौन है इसमें? गीता है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? गीता है। गीता प्रेरित कर रही है, प्रेरणा दे रही है, तो सोहन प्रेरित होकर के पत्र लिख रहा है। तो जो लिखवाया क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है, जिसमें जैसे आगे हम देखेंगे, राधा ने माली से फूल तुड़वाए। तो ये तुड़वाए क्रिया है, तुड़वाना, ये क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि ये क्रिया स्वयं राधा नहीं कर रही है। क्रिया कौन कर रहा है? माली कर रहा है। फूल तोड़ने का काम कौन कर रहा है? माली कर रहा है, लेकिन वो राधा के कहने पर कर रहा है। वो स्वयं माली अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, वो राधा के कहने पर वो कर रहा है। यानी कोई काम किसी से करवाते हैं और वो आदमी, जो करने वाला आदमी किसी के कहने पर कार्य कर रहा है, तो वो काम, वो क्रिया होगी प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये ध्यान में रहे कि जो काम स्वयं नहीं करके करता, किसी दूसरे से कार्य को संपन्न करवाता है, तो वो क्रिया, उस वाक्य की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। अगली क्रिया हम देखेंगे, अगली क्रिया के बारे में देखेंगे हम, इसको मिटा देता हूं। तो ये क्रिया आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए और आई होगी, क्योंकि इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है, यानी कि वो प्रेरित कर रहा है, वो काम करने के लिए कह रहा है। इसलिए जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। यानी कि वो कोई, जैसे मैंने लिखा कि राधा ने माली से फूल तोड़वाए, तो माली स्वयं फूल नहीं तोड़ करके, उसकी इच्छा से फूल नहीं तोड़ रहा, वो राधा के कहने पर फूल तोड़ रहा है। तो इसलिए जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया हुई। अब हम देखेंगे आगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब यहां देखो कि जो मुख्य क्रिया है, उस क्रिया से पहले जो क्रिया संपन्न हो रही है, उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन नहा कर विद्यालय गया। यानी मुख्य क्रिया तो क्या है? जाना, लेकिन विद्यालय जाने से पहले वो क्या कर रहा है? नहा रहा है। जो नहाना क्रिया है वो विद्यालय जाने से पूर्व वो कर रहा है। तो ये क्रिया, जो नहाना क्रिया है, नहाकर जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि मुख्य क्रिया से पहले ही संपन्न हो रही है। और इसमें एक चीज और है कि इसमें कर शब्द जुड़ा होता है। इस क्रिया में इसकी पहचान है कि इस क्रिया में कर शब्द जुड़ा होता है, कर शब्द जुड़ा होता है। पहचान है इसकी कि जो जिस क्रिया में कर शब्द जुड़ा होता है वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो इसमें जो मौन नहाकर, जिसमें कर जुड़ा हुआ है, तो ये नहाकर जो क्रिया है ये पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि ये क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो रही है। अब हम आगे देखेंगे, अगला उदाहरण इसका देखेंगे। रमेश खाना खाकर बाजार गया।
तो बाजार जाने की क्रिया से पहले वो खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। तो खाना खाकर वो बाजार गया। तो ये जो खाना खाकर क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि ये क्रिया जो मुख्य क्रिया है उससे पहले संपन्न हो रही है। आगे देखेंगे एक, अब इसमें देखो कभी कभार कर शब्द ने भी आए, उसका उदाहरण देखें कि कब नहीं आता है। तो जैसे ही रमेश का ही ले लेते हैं एक उदाहरण। रमेश खाना खाने के बाद विद्यालय गया। अब यह विद्यालय जाने से पूर्व ये क्रिया कर रहा है खाने की। खाने क्रिया विद्यालय से पहले हो रही थी। ये क्रिया भी कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। चाहे इसमें कर शब्द जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। अब हम आगे देखेंगे कि अगर मान लो के बाद आए, जैसे मैंने लिखा, अगला जो वाक्य है वो मैंने लिखा कि राम ने खाना खाया और उसके बाद वह बाजार गया। अब यहां पर के बाद आ रहा है। क्रिया दो है इस वाक्य में। एक तो खाना खाया, खाना लिख देते हैं यहां पे, खाना खाया, और उसके बाद वह बाजार गया। तो यह खाना और गया दो क्रियाएं हैं। लेकिन अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें एक शब्द आ रहा है और। क्या शब्द आ रहा है? और शब्द आ रहा है। तो ये और शब्द जहां भी लगा हुआ होता है वहां पर जो वाक्य होता है वो संयुक्त वाक्य होता है, यानी कि दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं इसमें। तो ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है और ये भी स्वतंत्र वाक्य है। दोनों ही क्रिया है वो अलग अलग है। दोनों ही क्रिया क्या है? अलग अलग है। इसलिए यहां पर जो ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना है। इतना अपन को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो पूर्वकालिक क्रिया है मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन नहाकर विद्यालय गया, तो जाने से पहले वो नहा रहा है। उसके बाद में रमेश खाना खाकर बाजार गया, बाजार जाने से पहले वो खाना खा रहा है। रमेश खाना खाने के बाद विद्यालय गया, तो विद्यालय जाने से पहले भी क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो ये जो क्रियाएं सभी क्रियाएं कौन सी है? पूर्वकालिक क्रियाएं। लेकिन ये क्रिया जहां पर जो वाक्य में और जो वाक्य है वो और से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर ये क्रिया नहीं होगी। लेकिन और अब जैसे एक उदाहरण और मैं बता देता हूं और का। राधा और श्याम गाना गाकर सो गए। अब यहां देखो, यहां भी और आ रहा है, यहां भी और आ रहा है, लेकिन ये वाक्य नहीं है, ये दो शब्द हैं। ये क्या है? दो शब्द हैं। ये शब्दों के बीच में आ रहा है, वाक्य के बीच में नहीं आ रहा। वाक्य कब पूर्ण होता है? जब उसमें क्रिया होती है। वाक्य पूर्ण कब होता है? जब वाक्य में क्रिया होती है। तो और से पहले कोई क्रिया नहीं है, दोनों ही संज्ञा शब्द है, तो वो दोनों शब्दों के बीच में आ रहा, तो यहां वो उपवाक्य को वाक्य के जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए जो ये गाकर क्रिया है ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो हमें सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको मिटाते हैं, अगली क्रिया देखते हैं। आप इसको लिखते रहें स्क्रीनशॉट, या आप तो स्क्रीनशॉट से बढ़िया है कि आप वीडियो को रोक करके और इसको लिख लें, क्योंकि लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।
और हमें समझना ही है, रटना नहीं है। ये ध्यान रखना, हमें समझना है, रटना नहीं है। रटी हुई चीज़ हम भूल जाते हैं और समझी हुई चीज़ को हम भूलते नहीं हैं। तो आगे की क्रिया है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। देखो, ये क्रिया भी मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है ना। यह क्रिया भी मुख्य, अब भी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अपन ने पूर्वकालिक क्रिया यहां पर पढ़ ली। अगर हम भी नहीं लगाएंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। ये क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है। संपन्न होती है, लेकिन इसमें यह है कि समय का अंतर नहीं रहता इसमें, लेकिन इसमें समय का अंतर नहीं होता है। यानी मुख्य क्रिया से तुरंत पहले संपन्न होती है। वो क्रिया तात्कालिक क्रिया होती है। और इसमें एक चीज है, इसमें एक निपात है, निपात ही का प्रयोग होता है। यानी कि इसमें, इस क्रिया में एक निपात ही, उसका प्रयोग होता है। देखो, जोर दिया जाता है। अब देखो क्या है, राम जाते ही मेहमान आ गए। अब यहां जैसे ही राम गया, उसके बाद में क्या आ गया, मेहमान आ गए। तो इसमें यह क्या लिखा था मैंने, तुरंत पहले, तो यह तुरंत बाद आएगा, तुरंत बाद आएगा। हाँ, पहले आएगा, पहले, सॉरी, पहले आएगा। मुख्य क्रिया से तुरंत पहले, तुरंत पहले। यानी कि जैसे मुख्य क्रिया तो क्या है, आना, कि मेहमान आना, लेकिन उससे पहले क्रिया घटित हो रही है, वो जाना। तो जैसे ही राम जाता है, यानी कि जैसे ही जाता है उसके तुरंत बाद कौन आ जाता है, मेहमान आ जाता है। यानी कि जो इसके, जो ये क्रिया है, तात्कालिक क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया घटित होती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो मुख्य क्रिया है उससे तुरंत पहले जो क्रिया घटित हो रही है वो क्रिया तात्कालिक क्रिया होगी। जैसे राम जाते ही मेहमान आ गए। आगे देखेंगे हम, पुलिस, ये ज्यादा फेमस है। पुलिस आते ही चोर भाग गए। पुलिस आते ही क्या हो गया, चोर भाग गए। तो जो चोर भागने की क्रिया कब हो रही है, पुलिस आते ही हो रही है। लेकिन इसमें कोई समय का अंतर नहीं है। जैसे ही पुलिस आई, चोर भाग गए, लेकिन पुलिस को पकड़ने में नहीं आए, पर वो जो चोर है वो भाग निकले। इस प्रकार से ये जो क्रिया है, जैसे कि राम नहाते ही मंदिर गया। यानी कि जो नहाते ही क्या गया, मंदिर चला गया। तो कहने का मतलब है, यानी कि जो मुख्य क्रिया से तुरंत पहले जो क्रिया संपन्न हो रही है और जिस क्रिया में ही निपात का प्रयोग हो रहा है, जाते ही, आते ही, नहाते ही, खाते ही सो गया, इस प्रकार से जो भी क्रिया है जिसमें ही निपात का प्रयोग हो रहा है, उस क्रिया के बाद में ही निपात का प्रयोग हो रहा है, वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो आप इस क्रिया को
लिख लें। अगली क्रिया जो पढ़ेंगे हम वो देखेंगे सजातीय क्रिया। मिटा देता हूं इसको। अगली क्रिया हमारी सजातीय क्रिया है। सहजातीय क्रिया। अब इसमें क्या होता है, क्रिया और कर्म, क्रिया और कर्म एक ही धातु से निर्मित होते हैं। उस क्रिया को सजातीय क्रिया कहते हैं। यानी कि वाक्य में कर्म और क्रिया, वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से निर्मित हो रही है, एक ही धातु से बनी हुई है, तो वो क्रिया सजातीय क्रिया होती है। जैसे कि हम उदाहरण देखेंगे, राम खेल खेलता है, तो यहां पर ये कर्म है और ये क्रिया है, तो दोनों ही क्या है, एक ही धातु से निर्मित है, तो ये क्रिया सजातीय क्रिया है। जैसे मोहन दौड़ रहा है, यहां दौड़ता है, तो यहां पर ये दौड़ना क्रिया है और ये कर्म दौड़ है, तो यहां पर दोनों ही कर्म और क्रिया एक ही धातु से निर्मित है, इसीलिए ये क्रिया सजातीय क्रिया है। लोग खाना खाते हैं, तो खाना कर्म है और खाना ये जो खाते हैं वो भी क्या है, क्रिया है। तो खाना और खाते और खाना दोनों ही कर्म और क्रिया एक ही धातु से निर्मित है, इसीलिए दोनों, ये जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया है, सजातीय क्रिया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यानी एक ही जात वाले, सजातीय यानी एक ही जात वाले, कहने का मतलब है क्रिया और कर्म एक ही जाति के होते हैं, जैसे कि एक ही धातु के होते हैं, तो वो क्या है, वो क्रिया कहलाएगी सजातीय क्रिया। ये ध्यान रखना हमें। राम खेल खेलता है, इसमें खेलता और खेल कर्म है, खेलना क्रिया है, तो ये दोनों ही एक ही धातु से निर्मित है। इसके बाद मोहन दौड़ता है, दौड़ रहा है, तो ये दोनों ही, जो दौड़ना क्रिया है और ये दौड़ है, ये दोनों एक ही धातु से निर्मित है, क्रिया और कर्म, तो ये क्रिया भी कौन सी है, सजातीय क्रिया। लोग खाना खाते हैं, तो खाते और खाना दोनों ही एक ही धातु से निर्मित है, इसीलिए क्रिया कौन सी क्रिया है, सजातीय क्रिया। अब हम अगली क्रिया पढ़ेंगे, संयुक्त क्रिया। पढ़ने में और पढ़ाने में आनंद लेना चाहिए। अगर हमें पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा तो सोचो कि हम बोर हो रहे हैं, और वो जिस चीज में हम आनंद नहीं लेंगे वो चीज में हम, उस कार्य में हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए साथियों, कोई भी काम करें आप आनंद के साथ, रुचि के साथ करें, तभी हमें सफलता मिलेगी, और वही काम सफल होता है जो आनंद या रुचि के साथ किया जाता है। तो अगली क्रिया हमारी संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, अब सजातीय क्रिया तो एक ही धातु से निर्मित थी, लेकिन ये संयुक्त क्रिया दोनों ही अलग अलग जो अर्थ वाली धातुओं से निर्मित होती। वाक्य में दो भिन्न अर्थ
वाली क्रिया आती है तो वह क्रिया या उस क्रिया को हम उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि दो क्रिया होती है वाक्य में, लेकिन वो दोनों ही क्रिया अलग अलग अर्थ वाली होती है, एक जाति की नहीं होती है, अलग अलग धातुओं से निर्मित होती है, तो वो दोनों ही क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राजस्थान के लोग जाग उठे, तो यहाँ पे एक जागना क्रिया है, एक उठना क्रिया है। जागना अलग है, उठना अलग है, दोनों अलग अलग धातुओं से निर्मित है। तो ये क्रिया कौन सी है? संयुक्त क्रिया है। आगे देखो, अगला जो राम के द्वारा पत्र लिखा गया, जाना अलग है और गया अलग है, तो ये क्रिया संयुक्त क्रिया होगी। अगला है पानी बरसने लगा। ये बरसना क्रिया अलग है और लगना क्रिया अलग है। अगले राम पढ़ा लिखा है, तो यहाँ पढ़ना अलग है, लिखना अलग है, दोनों क्रिया अलग अलग धातुओं से निर्मित है, इसीलिए ये क्रिया संयुक्त क्रिया है। राजस्थान के लोग जाग उठे, जागना क्रिया अलग है, उठना क्रिया अलग है, दोनों एक साथ आ रही है, संयुक्त रूप से आ रही है, इसीलिए ये क्रिया संयुक्त क्रिया कहला रही है। वैसे ही पत्र लिखा गया, पत्र और लिखना अलग अलग क्रिया है, पत्र लिखना अलग है और गया अलग है, जाना अलग है, तो ये दोनों ही क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो रही है, इसलिए संयुक्त क्रिया। पानी बरसने लगा, बरसना क्रिया अलग है, लगना क्रिया अलग है। पढ़ा लिखा, पढ़ना क्रिया अलग है, लिखना क्रिया अलग है, दोनों एक साथ प्रयुक्त हो रही है, इसके बीच में कोई शब्द नहीं आ रहे, इसलिए ये क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगला देखेंगे हम नाम धातु क्रिया, ये भी पूछी जाती है। हमें ये पता नहीं रहता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर हमें ये पता हो तो हम वही चीज़ पढ़ के जाएं जो आए, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए हमको सबकी तैयारी जरूरी है। हमें जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, उसमें जो चीज़ें हैं वो सब पढ़नी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं क्या दे दे। तो इस प्रकार से सभी चीज़ें हमारे लिए मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, वह क्रिया जो संज्ञा या विशेषणों से बनती है, उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी कि जो क्रिया संज्ञा या विशेषणों से निर्मित होती है, बनती है, उस क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि बात संज्ञा है तो बतियाना, बतियाना ये क्रिया है, ये नाम धातु क्रिया है। बताना भी आ सकता है। हाथ से हथियाना, और देखो इसमें
फिल्माया, फिल्माया, और शर्म से शर्माया या शर्माना भी लिख सकते हैं। शर्म से शर्माना, ये क्रिया भी कौन सी है? नाम धातु क्रिया। यानी कि ये किससे बन रही है? संज्ञा या विशेषणों से। जैसे ये विशेषण गर्म है तो इससे गर्माया, गर्माया, ये ऐसे भी लिख सकते हैं गर्माया। ये जो क्रियाएं हैं ये सभी नाम धातु क्रियाएं हैं। कहने का मतलब है यानी कि जो संज्ञा या विशेषणों से जो क्रियाएं निर्मित होती है वो नाम धातु क्रियाएं होती है। ज़्यादातर तो ये क्रिया पूछी जाती है, दो तीन क्रिया, ये दो तीन क्रियाएं पूछी जाती है इसमें, तो यही हमें याद रखना। वैसे तो बहुत सारी क्रियाएं होती है। आगे देखेंगे अगली जो क्रिया है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। अगली क्रिया देखेंगे, प्रयोग के आधार पर जो क्रियाएं होती है वो इतनी कठिन नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अगर हमें पता नहीं है कि कौन सी क्रिया क्या है तो हम उसको नहीं बता सकते। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। अब इसमें क्या है, ये किसी ध्वनि के अनुकरण से बनती है। वह क्रिया जो किसी ध्वनि के अनुकरण से बनती है उस क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि ये क्रिया वो है जो अनुकरण से बनती है, यानी कि ध्वनि का अनुकरण करके क्रिया का निर्माण हो रहा है, उस क्रिया को हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पक्षी फड़फड़ा रहे हैं, तो ये जो फड़फड़ाना क्रिया है ये थोड़ी आवाज आती है, जिस पर पक्षी फड़फड़ करते हैं तो आवाज आती है, तो ये फड़फड़ाना क्रिया है, ये ध्वनि के अनुकरण से बनी है, यानी ध्वनि आती है उसके अनुकरण से क्रिया बन रही है। जैसे कि मक्खियां या मधुमक्खियां, मधुमक्खियां भिन भिना रही है, भिन भिना रही है। तो जो भिन भिनाना जो क्रिया है वो क्या है? ध्वनि के आवाज से बन रही है, भिन भिनाना। तो ऐसी क्रियाएं जैसे कि घोड़ा हिन हिना रहा है, हिन हिना रहा है, तो ये जो हिन हिनाना क्रिया है ये ध्वनि के अनुकरण से बन रही है, इसलिए ये क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया है। लोग बड़बड़ा रहे हैं, तो इस प्रकार से जैसे तोता टेटे कर रहा है, टेटे, तो इस प्रकार से जो क्रिया है जो ध्वनि के अनुकरण से निर्मित होती है वो क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। अगली क्रिया है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में क्या अंतर होता है, कौन सी क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है, कौन सी क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, वो देखेंगे। इसमें जो अनुकरणात्मक क्रिया है वो किसी ध्वनि के अनुकरण से बनती है, वो क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। अगली क्रिया देखेंगे हम मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया,
यानी कि सहायक क्रिया वो होती है जो मुख्य क्रिया के अर्थ को प्रकट करने में सहायता देती है, वो सहायक क्रिया होती है, या उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है, या उसके अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करती है, उस क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। देखो अब एक उदाहरण से समझेंगे हम। मैं गया हुआ था, तो इसमें हुआ था ये सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है। तो यानी कि जो मैं गया तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो इसमें हुआ था ये क्रिया लगाते ही, सहायक क्रिया लगाते ही इसका इस अर्थ स्पष्ट हो गया, तो कि मैं गया हुआ था, मैं वहां नहीं था, मैं कहीं गया हुआ था। आगे देखेंगे, रमेश गाना सुना रहा था। रमेश गाना सुना रहा था, तो जो सुनाना क्रिया है भाई, गाना सुना, अगर गाना सुना मतलब अब यह गाना सुना अगर अपन लिखें, इसका प्रयोग नहीं करें सहायक क्रिया का, तो इसका क्या है, स्पष्ट नहीं अर्थ। भाई गाना सुना, कोई भाई ऐसे भी हो सकता है किसी ने गाया अपन ने सुना, लेकिन इसने कहा कि रमेश गाना सुना रहा था, तो कहते लोग गाना गा रहा था रमेश, समझ गए। तो कहने का मतलब है जो सहायक क्रिया है वो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करती है। ये मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया, और ये सहायक क्रिया। तो यानी कि जी जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है वो क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रियाएं पढ़ी, और मुझे जहाँ तक याद है और मेरा अनुभव ये कहता है कि एग्जाम में इससे ज़्यादा क्रियाएं वो पूछता नहीं है, इन्हीं क्रियाओं में से पूछता है। प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, नामधातु क्रिया, इन क्रियाओं से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो साथियों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना, और अगले वीडियो में हम, ये तो अब हमारे विकारी शब्द हैं वो पूरे हो गए, विकारी शब्द पूरे हो गए। अब हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे आगे। अविकारी शब्द वो भी 4 होते हैं, 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं, उनको पढ़ेंगे। अब हमारा जो विकारी शब्द थे, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये पूर्ण हो गए। पहले वीडियो में हमने संज्ञा पढ़ी, विशेषण पढ़े, सर्वनाम पढ़े और क्रिया, एक जो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने प्रयोग के आधार पर क्रिया पढ़ी, और इस वीडियो में हम आज प्रयोग पहले क्रम के आधार पर पढ़ी और आज प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। तो साथियों, अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे। तो धन्यवाद साथियों।